नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या बात करता है कि भाई हमें एक वैल्यू मेजरमेंट करनी है कि हमारा अभी प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई में कितने का चेंज आया, उस पर्टिकुलर वैल्यू को निकालना इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहलाता है। जनरली अभी तक हमने अपने सप्लाई चैप्टर जो अभी हमने पढ़ा, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा, हमने बोला प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई में इतने का चेंज आया। जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो सप्लाई इतने से बढ़ गई, जब सप्लाई डिक्रीज हुई तो सप्लाई इतने से घट गई। तो भाई इतने से घट गई, कितने से घट गई, हमें एक एक्चुअल वैल्यू पता होना जरूरी है जिससे कि हम एक कंक्लूजन पे पहुंच पाए। तो इसके लिए हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ना है जो बताता है कि चेंज इन सप्लाई कितना है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी, कि पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने की वजह से उसकी सप्लाई में कितने का चेंज आया, एक एब्सोल्यूट वैल्यू पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या बात करता है ये, इट शोज द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द सप्लाई एंड द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। इट मींस इट एक्सप्लेन्स द रिस्पॉन्स। ये क्या करता है, रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है आपको किसका, सप्लाई का, ड्यू टू किस वजह से कि जो आपके प्राइस में चेंज हुआ है उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालना हमारे लिए जरूरी है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय में प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। सिंपल सा फॉर्मूला है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय में इनिशियल क्वांटिटी, कि भाई जो चेंज इन सप्लाई है हमने उसको डिवाइड करा किससे, इनिशियल सप्लाई से। फिर चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय में इनिशियल प्राइस। तो इसका जो एक शॉर्ट फॉर्मूला हमें देखने को मिला, डेल्टा क्यू इंटू क्यू, और ये पी रेसिप्रोकल होके ऊपर चला गया और डेल्टा पी नीचे आ गया। और अगर हम इसको सही तरीके से लिखे तो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय में डेल्टा पी इंटू पी इंटू क्यू, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमें अब टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ने हैं जो 5 तरीके के हैं, जो सेम किस में थे, हमने डिमांड चैप्टर में पढ़े थे। सबसे पहला है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई क्या बोलता है कि भाई जो हमारी सप्लाई है, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो क्या है, इन्फिनिटी। वो क्या है, इन्फिनिटी। और अगर हम इस फॉर्मूले में अगर वैल्यूज को पुट करेंगे, अब हम करेंगे तो हमें इन्फिनिटी वैल्यू मिलेगी। वो कैसे मिलेगी, हम हर एक उसको एग्जाम्पल से करेंगे। सबसे पहला है परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई, जो बात करता है कि जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो क्या है, इन्फिनिटी है। जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो क्या है, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी कब आएगा, इन्फिनिटी कब आएगा, इन्फिनिटी कब आएगा, जब हमारे डिनोमिनेटर में क्या हो, जीरो हो। ऑब्वियस सी बात है, आपने मैथ्स पढ़ी होगी, जब भी आपके डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो आपका आंसर इन्फिनाइट आता है। और हमारे डिनोमिनेटर में क्या है, हमारे डिनोमिनेटर में है प्राइस, मतलब कि आपके प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, मतलब कि आप क्वांटिटी का इंक्रीज और डिक्रीज तो हो रहा है बट प्राइस इज एट कांस्टेंट, की प्राइस आपका कांस्टेंट है। अगर हम इसको एक एग्जांपल से लें, ये प्राइस और ये क्वांटिटी सप्लाई, 20 प्राइस पे हम 200 क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। जब हमारा प्राइस 20 ही है तो हम तब भी क्या कर रहे हैं, हम
300 क्वांटिटी का सप्लाई कर रहे हैं, मतलब एट कांस्टेंट प्राइस हमारी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, जिस वजह से क्या होगा कि जो डेल्टा क्यू है, मतलब चेंज इन क्वांटिटी 100, चेंज इन प्राइस 0, और हमारा जो इनिशियल प्राइस है दैट इज 20 एंड द इनिशियल क्वांटिटी इज 0। अगर हम पूरा ही 0 से हो गया तो आंसर आएगा हमारा इन्फिनिटी। और इस केस में जो हमारा सप्लाई कर्व है, अगर हम इसको फॉर्म करें तो हमें देखने को मिलेगा 10, 20, 30, 100, 200 और 300। जब प्राइस 20 है तो हम इतने का सप्लाई कर रहे हैं, जब प्राइस 200 है तो तब भी प्राइस क्या है, जब क्वांटिटी 300 है तब भी प्राइस क्या है, हमारा 20 ही है। तो इस केस में जो हमारा सप्लाई कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल टू ओएक्स एक्सिस होता है। द सप्लाई कर्व इन दिस केस इज हॉरिजॉन्टल टू ओएक्स एक्सिस। अब सेकंड केस है, देखो यहां पे परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई क्या है, परफेक्टली लिखेंगे हम यहां पे परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। तब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, 0। और 0 कब होगा, जब हमारे न्यूमरेटर में क्या हो, जब हमारे न्यूमरेटर में 0 हो। और अगर हमारा न्यूमरेटर 0 है तो उसमें क्या है, न्यूमरेटर हमारा क्वांटिटी है, मतलब क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा पर हमारा प्राइस घट रहा और बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये प्राइस और ये क्वांटिटी सप्लाई, मैंने 20 के प्राइस में 200 क्वांटिटी करी, मैंने 30 के प्राइस में भी 200 क्वांटिटी कर रही हूं। मतलब कि क्या हो रहा है कि जो मेरा चेंज आ रहा है क्वांटिटी में वो बिल्कुल 0 आ रहा है कि भाई जब मेरा प्राइस बढ़ रहा है तो मेरी सप्लाई क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, पर मैं अपनी सप्लाई को नहीं बढ़ा रहा हूं ड्यू टू सम रीजन, कुछ भी रीजन हो सकते हैं उसमें से। तो इस कर्व में अगर हम इसको देखेंगे, डेल्टा क्यू is 0, delta P is 10, initial price is 20 and the initial quantity is 0। और अगर हम पूरे को सॉल्व करते हैं 0, 20 या 0 और ये हमारा होता है 2000 और अगर न्यूमरेटर में 0 तो आंसर विल बी 0। इसका मतलब कि जो हमारा सप्लाई कर्व होगा अगर हम उसको फॉर्म करें तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस, क्वांटिटी, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं क्योंकि हमारी टर्म्स भी आएंगी, नंबर्स भी हमें प्लॉट करने हैं। क्वांटिटी सप्लाई यहां पे 0, 10, 20 और 30, 100, 200 और 300। तो देखो जब प्राइस हमारा 20 है तो हम 200 की क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। जब हमारा प्राइस 30 है हम तब भी 200 की क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। मतलब जो हमारा सप्लाई कर्व है वो क्या होगा, वर्टिकल टू ओवाई एक्सिस होगा कि भाई आपका प्राइस तो बढ़ रहा है पर आपकी सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। इसलिए इस केस में जो हमारा सप्लाई कर्व होता है वो वर्टिकल होता है, वर्टिकल टू ओवाई एक्सिस। दिस इज द रीजन कि जब हमारी क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आता। अब हम बात करेंगे द थर्ड केस, रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। दैट इज जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो मोर देन 1 है। वो क्या है, मोर देन 1। और हमारी वैल्यूज मोर देन 1 कब आती है, जब हमारा न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है वो ज्यादा है हमारे डिनोमिनेटर से। इसको हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ नहीं करना है हमें। ये प्राइस और ये हमारी क्वांटिटी सप्लाई। मैंने 10 रुपए के प्राइस में
100 रुपए की क्वांटिटी को क्या करा, सप्लाई करा, 100 क्वांटिटी को 100 यूनिट्स को सप्लाई करा। जब मेरे प्राइस में और बढ़ा तो मैंने 400 की यूनिट्स को सप्लाई करा। मतलब कि भाई मेरे सप्लाई में ज्यादा का चेंज आ रहा है, प्रोपोर्शनल ऑफ चेंज ज्यादा है सप्लाई का एज कंपैरिजन टू प्राइस। तो देखो आपने, अगर हम इसको सॉल्व करें, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय में डेल्टा पी इंटू में पी इंटू क्यू, उस फॉर्मूले में करें तो हमारा डेल्टा क्यू होगा 300, डेल्टा पी होगा 10, इनिशियल प्राइस इज 10 एंड इनिशियल क्वांटिटी इज 100 10। तो हमारी जो वैल्यू हमें रिसीव्ड हो रही है दैट इज 3, दैट इज मोर देन 1, दैट इज मोर देन 1, जो मोर देन क्या है, मोर देन 1 है। तो इसलिए हमारी इस केस में जो इलास्टिसिटी होती है सप्लाई की वो इलास्टिक होती है। अगर हम इसको सिंपली अपने डायग्रामेटिक फॉर्म में देखें तो यहां पे एक्स एक्सिस, यहां पे वाई एक्सिस, यहां पे हमारा प्राइस, यहां पे आपका क्वांटिटी सप्लाइड, यहां पे एक्स एक्सिस, यहां पे प्राइस 10, यहां पे 20, यहां पे 30, यहां पे 100, यहां पे 200, 300 और 400। तो देखो जब प्राइस 10 है तो मैं 100 क्वांटिटी को सप्लाई कर रही हूं, पर जब प्राइस कितना हुआ 20 तो मैं 400 की क्वांटिटी को सप्लाई कर रही हूं। दैट इज जो हमारा सप्लाई कर्व है वो आपको फ्लैशर दिख रहा होगा, चपटा दिख रहा होगा। दैट्स वाई, क्योंकि जो इसमें इलास्टिसिटी है वो क्या है, मोर देन 1, कि आपके क्वांटिटी में क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में ज्यादा का चेंज आ रहा है एज पर द प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट वन इज रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई। मतलब कि जहां पे आपका क्या है, जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो आपको लेस देन रिसीव्ड होगी, कि इसमें प्राइस में ज्यादा के चेंज आने की वजह से आपकी डिमांड में इतना चेंज नहीं आ रहा है। मतलब आपका प्राइस में एज कंपैरिजन टू सप्लाई ज्यादा का चेंज है एज कंपैरिजन टू क्वांटिटी सप्लाइड। कि यहां पे क्या हो रहा है भाई, लेस देन वैल्यू कब आएगी, लेस देन वैल्यू जब आएगी जब आपका न्यूमरेटर में वैल्यू क्या है, कम है और आपका डिनोमिनेटर ग्रेटर है। दैट इन दैट केस द आंसर विल यू रिसीव्ड इज लेस देन 1। आपको क्या होगा, लेस देन 1 वैल्यू रिसीव्ड होगी। कुछ नहीं, सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। इस चीज को हमें मत्था मच्छी नहीं करनी है, हमें सिंपल एग्जांपल से समझना है कि लेस देन 1 कब आता है। जब प्राइस 10 से बढ़ा तो 200, 40 से बढ़ा तो 300। अब हम इसको अपने फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। 100 रुपए डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय में 30 इंटू में प्राइस इंटू में क्वांटिटी। 3 2 जा 6, 6 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो पॉइंट में आएगा। 6 1 जा 6, तो आंसर आ रहा है 0.1। दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। 1 से क्या है, लेस देन है, इसका मुंह इधर को होगा, लेस देन 1। तो इस केस में अगर हम अपना सप्लाई कर्व देखते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0, प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस 10, 20, 30 एंड 40, 100, 200 और 300। जब प्राइस मेरा 10 है तो मैं क्वांटिटी 200 की सप्लाई कर रही हूं। जब मेरा प्राइस 40 हो गया तो मैंने कितने की कर दी, मैंने 300 की कर दी। तो आप देख रहे होगे इस केस में जो आपका सप्लाई कर्व है वो स्टीपर है। ये क्या है, स्टीपर है, कि प्राइस में ज्यादा का फ्लक्चुएशन आ रहा है एज कंपैरिजन टू क्वांटिटी सप्लाई। तो हम इसमें जो हमारा सप्लाई कर्व होगा वो कैसा होगा, स्टीपर होगा। क्यों, रीजन है उसका भी कि प्राइस में ज्यादा का चेंज आ रहा है एज कंपैरिजन टू क्वांटिटी सप्लाइड। फिफ्थ वन इज यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक, जब आपका
इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 कि भाई जितने प्रोपोर्शन से आपके प्राइस में चेंज आया उतने प्रोपोर्शन से ही आपकी सप्लाई क्या हुई, इंक्रीज या डिक्रीज हुई। मतलब जितने का चेंज आपको प्राइस में दिखा उतने का ही सेम इक्वल चेंज आपको अपनी क्वांटिटी सप्लाई में दिखा। इस केस में जो हमारी वैल्यू रिसीव्ड होती है, जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है, वो इक्वल टू 1 होती है। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको भी। प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस 20 तो आप 200 क्वांटिटी, जब 30 तो 300 क्वांटिटी। तो देखो इसमें डेल्टा क्यू दैट इज 100, डेल्टा प्राइस इंटू 10, इनिशियल 20 और ये 200। इससे ये 2 से 2 और ये 0 से ये 0 घट गया। द आंसर विल बी यू दैट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है आपकी इस केस में 1 है। तो इस केस में जो आपका सप्लाई कर्व होगा वो ओरिजिन से जुड़ता हुआ दिखेगा कि नो प्राइस इज इक्वल्स टू नो सप्लाई। एक बार हम खुद अपने इस फॉर्मूले से जो हमने एग्जांपल दिया उसी से समझेंगे। जब प्राइस प्लॉट कर लेते हैं एक बार, जब प्राइस 20 तो क्वांटिटी 200, जब प्राइस 30 तो क्वांटिटी 300। ये बिल्कुल आपको सीधा दिखेगा कि भाई आपका जितना प्राइस में चेंज हुआ उतने प्रोपोर्शन से आपके सप्लाई में, आपके क्वांटिटी सप्लाइड में भी चेंज आया है। इसलिए इसका जो सप्लाई कर्व होता है वो ओरिजिन से मिलता हुआ होता है कि अगर आपके प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आया तो आपकी सप्लाई में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए कि डिमांड और सप्लाई में उनकी जो इलास्टिसिटी है उसमें कैसा डायग्राम, कैसा उनका एंगल फॉर्म होता है, यह आपको पता होना चाहिए। फ्लैट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, क्यों, किस वजह से, किस रीजन की वजह से। अगर आपको ये रीजन पता हो गए तो भाई क्वेश्चन कितना भी घूम जाए आपको उसको अचीव करने से, उसमें अच्छे मार्क्स अचीव करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कि भाई कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट भी हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, और वो कौन से हैं अब हमें वो पढ़ना है। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो बात कर रहे हैं। अब उसका पहला पॉइंट पढ़ेंगे, नेचर ऑफ द कमोडिटी कि भाई आपका गुड किस नेचर का है वो भी डिपेंड करता है हमारी सप्लाई पे। अगर कोई ऐसा गुड है जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है तो सप्लायर चाहेगा कि मैं उसकी मोर एंड मोर सप्लाई करूं, पर ऐसे गुड जो पेरिशेबल नेचर के हैं, जो टाइम के साथ खराब हो जाते हैं, उनकी जो इलास्टिक होती है, जो उसकी सप्लाई होती है वो इनइलास्टिक होती है, जस्ट बिकॉज कि भाई उसकी जो डिमांड होगी वो जो सप्लाई होगी उसमें इतना चेंज नहीं आएगा ड्यू टू द चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट वन इज टाइम फैक्टर। एक हमारा टाइम फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है टू द सप्लाई कि सप्लाई को मेजर करना कि हमें सप्लाई कितनी बढ़ानी है कितनी कम करनी है, वो टाइम हमारे टाइम फैक्टर पे डिपेंड करता है। जब हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन के पास वो लॉन्ग रन में काम करती है तो लॉन्ग रन में उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, वो रिसोर्सेज को एडजस्ट कर पाते हैं, हर चीज अवेलेबल करते हैं, तो उसमें हम ज्यादा सप्लाई करते हैं। पर इन शॉर्ट पीरियड हमें काम जल्दी जल्दी करना पड़ता है, इसलिए हम उसमें शॉर्ट सप्लाई या कम सप्लाई कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी। जब फैसिलिटीज ज्यादा होंगी तो हम क्या कर पाएंगे, मोर प्रोडक्शन, एंड मोर प्रोडक्शन लीड्स टू मोर सप्लाई। पर अगर आपको फैसिलिटीज कम मिल रही हैं देन यू विल हैव टू सप्लाई लेस क्वांटिटी, तो आप क्या करोगे इस केस में, लेस क्वांटिटी को सप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर एक मैन्युफैक्चरर है जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, तो इस केस में जो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी वो कम होगी, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि वो हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे लो प्रॉफिट कमा के मोर सप्लाई करे।
पर अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी लो है, लेस है, तो आप इस केस में ज्यादा सप्लाई करना चाहोगे। ये हर एक प्रोड्यूसर का, हर एक मैन्युफैक्चरर का मोटिव होता है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ इनपुट यूज, कि भाई आप कैसे इनपुट यूज कर रहे हो जो इजीली अवेलेबल है। अगर ऐसे इनपुट यूज कर रहे हो जो इजीली अवेलेबल है उस आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, तो उसकी क्या होगी, वो उसकी सप्लाई इलास्टिक होगी। पर अदर देन दोज गुड्स जो इजीली अवेलेबल नहीं है, जिनके लिए टाइम कर रहा है, हमें रुकना पड़ता है, वेट भी करना पड़ता है, इस केस में आप सप्लाई नहीं कर पाओगे, इसलिए लेस इलास्टिक। नेक्स्ट वन इज रिस्क टेकिंग। हमने देखा है कि भाई जो पर्सन, जो बिजनेसमैन ज्यादा रिस्क लेगा वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। ऑब्वियस ही बात है, जो ज्यादा रिस्क लेगा वो ज्यादा सप्लाई कर पाएगा और जो नहीं लेगा वो लेस सप्लाई कर पाएगा। दैट इज ऑल द फैक्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ या फैक्टर्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हमने यहाँ पे पढ़े 2 से 4 वर्ड, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। इलास्टिक मतलब जब ज्यादा का चेंज आए, प्राइस में चेंज होने की वजह से, डोमिनेंस में चेंज होने की वजह से। इन इलास्टिक मींस मतलब जब आपके प्राइस में चेंज होने की वजह से, वेरिएशन होने की वजह से आपके सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। दैट इज इलास्टिक एंड इलास्टिक। और 2 वर्ड्स और है, मोर इलास्टिक एंड लेस इलास्टिक। जब ज्यादा का चेंज है दैट इज मोर इलास्टिक, जब कम का चेंज है दैट इज लेस इलास्टिक।